क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द मल्टीपल चॉइस आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस के सही ऑप्शन को चुन करके आपको लिखना है, और ध्यान रहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन तो बिल्कुल मत लिखना, और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, केवल इसमें आंसर नंबर डाल करके ऑप्शन ए बी सी लिखना बस, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। माने किसी भी वस्तु के दिशा और वेग बदलने के लिए जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, मोशन, बल, जड़त्व, संवेग और गति। तो आप यह ध्यान रखिए, किसी भी पिंड का गति बदलनी हो या दिशा बदलनी हो, उसके लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो आपका ये बल, आपका पहला ऑप्शन है फोर्स, बल। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड स्टार। किसी ग्रह के चारों तरफ गति करते हुए किसी प्लैनेट्स के, उपग्रह के मार्ग कैसे होते हैं? सर्कुलर, वृत्ताकार? नहीं। लिनियर, रेखाकार? नहीं। टूवर्ड्स द फोकल पॉइंट, ध्रुव की तरफ? नहीं। एलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार? ये आपका ऑप्शन है डी। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अभी आपको बताना है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम, टाइम का स्क्वायर का रिलेशन किससे होता है? रिलेशन होता है इसके बीच जो दूरी है उसके क्यूब के, घन के। आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of these bodies and is blank of the distance between them। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका यहाँ पर होगा वर्ग, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपात को इनवर्स बोलते हैं। अब इनवर्स कहाँ है? पहले में इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर, चलिए ये देख लेते हैं। और तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्यूब। तो आपका क्यूब नहीं है, इनवर्सली में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 में है। द वैल्यू ऑफ जी, जी मीन्स कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। एसआई यूनिट में इसका मान कितना होता है? तो यहाँ पर मान दिए गए हैं, याद रखना इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन आपके सामने 5वें में है ए। ए आपका सही ऑप्शन होगा, इसमें आप टिक करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द ब्लैंक फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्स इन नेचर। प्रकृति में जितने भी बल हैं सबसे कम बल कौन सा होता है? वो होता आपका इसमें ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल। 7, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज। जी का मान, अब आप जानते हैं जी का मान बदलता रहता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा इक्वेटर पर सबसे कम होता है, और सी लेवल पर 9.8 होता है। आप बताना है जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, सबसे कम इक्वेटर विषुवत रेखा पर होता है, यह हमेशा सेम रहता है, यह सबसे कम होता है ध्रुवों पर, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज एट इक्वेटर। इक्वेटर पर कितना मान होता है? अभी बताया सबसे कम होता है, तो सबसे कम कितना होता है? 9.78 आपका ऑप्शन ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन। मुक्त पतन संभव होता है केवल कहाँ? निर्वात में, वैक्यूम।
आपका ऑप्शन होगा बी। अभी क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं 10 में। 10 से क्या है, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ वेट ऑफ अर्थ। माने चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6, 1/6, छठवां हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन वेट्स 60 न्यूटन ऑन द अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी। अगर किसी पिंड का, किसी व्यक्ति का वेट, भार धरती पर, पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, अभी बताया ना, 1/6 इंटू न्यूटन कितना है 60। आंसर कितना आएगा 10 kg। आपका 10 kg का आंसर राइट होगा। 10 कहाँ है, डी। क्वेश्चन नंबर 3, डोवेराइनर लेड डाउन द रूल। डोवेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, डोवेराइनर का त्रिक नियम, त्रिक का नियम सी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज अप्लीकेबल अप टू। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वह केवल 40 द्रव्यमान तक था, और 40 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। इसमें आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आगे बढ़ा करके इसको। ये देखिए, x and y are two elements having similar property which obey न्यूलैंड्स लॉ। माने दो तत्व हैं, एक x है एक y है, वो न्यूलैंड के नियम का पालन करते हैं। तो बताइए उनका द्रव्यमान कितने से कितने के बीच होगा। आप ध्यान रखना, न्यूलैंड ने जब तत्वों को रखा था 8-8 के ग्रुप में, तो उनका 8 मतलब 7 था, 7 तक था, अष्टक नियम बोला गया। तो पहला अपने 8वें मतलब नीचे से मिलता था, तो एक रो में कितने आए, 7। इसमें किस में आ रहा है जरा देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 6 to 8 नहीं होता 7, 7 to 15 होता है नहीं, 8 से 14 ये होता है। ये देखिए 8 से 14 आप काउंट करेंगे 7 आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव एलिमेंट्स आर नोन। मेंडलीव के समय में केवल इतने तत्वों की जानकारी थी। यहाँ 56 है, 65 है, 63 है, 118 है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी मीन्स 63। क्वेश्चन नंबर 16, इन मेंडलीव पीरियाडिक टेबल एका सिलिकॉन वाज लेटर नेम्ड एज। एका सिलिकॉन का नाम बाद में क्या रखा गया, इसका ऑप्शन गैलियम। 17, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड आर रेस्पेक्टिवली। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों और आवर्तों की संख्या कितनी थी, समूह 18 थे, आवर्त 7 थे। आंसर आपका कौन आएगा, पहले क्या, कॉलम, समूह, फिर पीरियड। 18/7, अब 18/7 किधर है, आपका वही आंसर होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 के लिए कौन सा तत्व होगा, अब ध्यान देना यहाँ पर। आवर्त, दूसरे आवर्त, माने दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व होंगे उनके पास 2 सेल होंगे, 2 कवच होंगे। अब किसमें 2 कवच है, पहला है पोटेशियम। एक मिनट, अगर मान लो पीरियड 2 में कोई तत्व है, उसमें कितनी कक्षाएं होंगी, 2 कक्षा होगी। अब कक्षा का नाम होता K, L, M, N। तो दूसरी कक्षा कहाँ आ रही है, L पर, तो आपका आंसर होगा L। द ग्रुप्स 1 and 2 कंसिस्ट द ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 कौन से ब्लॉक पढ़ेंगे, आप जानते हैं 4 ब्लॉक है SPDF। पहला और दूसरा ग्रुप जो है S ब्लॉक है, और 13 to 18 P है, और 3 to 12 D है। तो पहला और दूसरा किस में आएगा, S ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर आपका A होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। इसमें कौन सा पेयर है जो एक ही समूह में है। आप कैसे पहचानेंगे, जिन एक ही समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं।
अब पहला है 11 19, 11 का होता है 281, 19 का होता है 2881, तो बाहरी कक्षा में 1 1 हो गए ना, मतलब यही आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग दीज फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लॉस एन इलेक्ट्रॉन इजीली, इसमें से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। सोडियम का कितना है 281, मैग्नीशियम का 282 और कैल्शियम का 2882 और पोटेशियम का यहाँ लिखा 2881। अब देखना, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जल्दी त्यागता है, लेकिन कम में देखिए 2881 है, 281 है। अब इस 281 और 2881 में कौन त्याग करेगा, 2881, क्योंकि इसकी परमाणुविक त्रिज्या ज़्यादा है, आकर्षण बल कम होगा। जिसका आकार जितना बड़ा होता है उसका आकर्षण बल उतना कम होता है। त्यागने वाला 2881 है, किसका है, पोटेशियम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेल्टिंग करेक्टर, उनका मेल्टिंग करेक्टर आप डिक्रीज ऑर्डर करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, सबसे कम होता है क्लोरीन का, क्योंकि -105, उससे ज़्यादा होगा सोडियम का। देखिए पहले पर आ गया क्लोरीन, दूसरे पर आ गया सोडियम, क्योंकि सोडियम का होता है 97.79 और उसके बाद होता है मैग्नीशियम का 650, मैग्नीशियम का 650 तीसरे पर ही आ गया, चौथे पर हो गया 660 आपका होता है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का 660। तो आप क्रम देखेंगे, सबसे पहले आपका Cl आएगा, फिर Na, फिर Mg, फिर Al, फिर सिलिकॉन लास्ट में, क्योंकि सिलिकॉन का होता है 1410। तो इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आप बना लेंगे। Al वाला कहाँ पर है, इसमें सबसे पहले Cl किस में है, ये Cl पहले में है, लेकिन यहाँ पर Cl से ज़्यादा, Cl से कम जो है ये ऑप्शन गलत है। आप बना लीजिए, पहला Cl होगा, फिर Na होगा, फिर Mg होगा, फिर Al होगा, फिर Si होगा। ठीक है, ये क्रम में आप याद कर लीजिए, ये बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द मूविंग डाउन टू द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। नीचे आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी चीज़ है जब आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं वो बढ़ता नहीं है, वह बढ़ता नहीं है। क्या लिखा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज। एटमिक रेडियस बढ़ती कि नहीं बढ़ती, हाँ बढ़ती है। मेटलिक कैरेक्टर धात्विक गुणधर्म ये भी बढ़ता है। वैलेंसी ये समान होती है, किसी भी समूह के सारे तत्वों की संयोजकताएं इक्वल सेम होती हैं। आपका यही ऑप्शन सही होगा, सी, ऑप्शन सी। 25, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल साइज ऑफ द एटम। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आवर्त सारणी में तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। अब ध्यान देना, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटमिक साइज घटती जाती है। अब इसमें कौन सा होगा, बी होगा। 25 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियड टेबल इज करेक्ट। मॉडर्न पीरियडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में नीचे कौन से कथन सत्य हैं। पहला दिया है 18 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। 18 क्षैतिज माने पैरेलल, उनको पीरियड बोलते हैं। नहीं, 18 नहीं, 7 है, तो ये गलत हो गया पहला। 7 वर्टिकल कॉलम आर नोन एज पीरियड। 7 ऊर्ध्वाधर लंबवत स्तंभ हैं, उन्हें हम पीरियड कहते हैं। ये नहीं है, तो 18 है, ये भी गलत है। सी, 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उन्हें ग्रुप कहते हैं, ये तो सही लग रहा है। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज द पीरियड, ये भी सही है। इसका आंसर आपका ऑप्शन तो गलत दिया गया है, फिर जानते रहिए इसमें सी और डी ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। खैर,
ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर एग्जाम में नहीं मिलेगी। अगर 2 ऑप्शन है तो वहाँ नीचे एक ऑप्शन रहेगा सी एंड डी, यहाँ पर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट ट्रांजिशन, मेटलॉइड, नॉर्मल, इंटर ट्रांजिशनल। देखो पहले और दूसरे को हम बोलते हैं सामान्य नॉर्मल, और तीसरे से 12वें तक को बोलते हैं हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे, उसको ट्रांजिशनल बोलेंगे, ट्रांजिशन ये है। ठीक है, 27 में आपका ए हो गया। 28 में देखेंगे, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स, किसी भी परमाणु का आकार इसके द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? रेडियस के द्वारा, त्रिज्या द्वारा। ऑप्शन बी, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, माने किसी भी परमाणु के नाभिक और उसकी बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को ये कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। 13, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, एटॉमिक रेडियस को किस में नापा जाता है? पिकोमीटर, आपका ऑप्शन होगा बी। 31, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम कैटायन इज द कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, कैटायन बनाने की क्षमता को, ऋण बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? अब जरा ऑप्शन किसमें है? इसमें नॉन मेटलिक, बेसिक, मेटलिक, एसिडिक। मेटलिक आपका ऑप्शन होगा। 32, इज इन लिक्विड फॉर्म इन द हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली में वह कौन सा तत्व है जो रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर लिक्विड होता है? वो होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपका कहाँ है? इसमें ऑप्शन सी है। चलिए अब आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द एटॉमिक रेडियस, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में तो परमाणु त्रिज्या इसकी बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बढ़ती जाती मतलब देख मिनट, वाइल गोइंग टू द टॉप टू बॉटम ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, बढ़ती है तो इंक्रीज कौन सा है? आपका ए है। ठीक है। 34, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनॉयन, एनॉयन बनाने का, ऋणाग्र या ऋण आयन बनाने की क्षमता को हम क्या नाम देते हैं? इसमें नाम देते हैं उसको नॉन मेटलिक। ठीक है। 34 में। अब 5 में देखेंगे, 35 में, द एलिमेंट्स फ्रॉम जीरो ग्रुप आर कॉल्ड, जीरो शून्य समूह के तत्व को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल नहीं, एल्कली अर्थ नहीं, हेलोजन नहीं, नोबल गैस, हाँ नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, आदर्श गैस बोलते हैं। 36, राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड, माने रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक समीकरण लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कहते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। 37, व्हेन द पॉजिटिव चार्जेस ऑन इट्स आयन इंक्रीज ऑफ द नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, माने पॉजिटिव इंक्रीज हो या नेगेटिव आपका डिक्रीज हो, तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऐसी क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 38, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, माने एक ही उत्पाद से जब 2 या 2 से अधिक, एक ही अभिकारी पदार्थ से जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन, विघटन, डिकम्पोजिशन। आपका ऑप्शन होगा ए। 39, इन द केमिकल इक्वेशन द डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रासायनिक समीकरण में इनको बाएं तरफ लिखते हैं। किसको? अभिकारी पदार्थ को बोलो, अभिकारक बोलो, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को दाहिने। An aqueous solution of ZnSO4 is added into the aqueous solution of BaCl2, माने ZnSO4 और BaCl2 में एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा विस्थापन।
41 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका यहाँ तक 41 आंसर हो चुका है। नेक्स्ट, द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव द पोटेंशियल डिफरेंस, प्रावस्था और उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का। आपका ये आंसर होगा डी। अभी तक हम 42 देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ डैश मेटल इज यूज्ड, इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका तार यूज किया जाता है? टंगस्टन का, ऑप्शन बी। 44 द इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाइज द यूजेज इन, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके घर में आता है उसमें किस हिसाब से आपका बिल होता है पता है? किलोवाट नहीं, जूल नहीं, वोल्ट नहीं, यूनिट। ध्यान देना, वैसे यूनिट माने किलोवाट होता है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर यूनिट ही दिखाया जाता है। एक यूनिट में 1 किलोवाट होता है, लेकिन आपका आंसर होगा यूनिट। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इन डैश हर्ज, भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो 50 हर्ज होती है, ऑप्शन बी। दीज डेज व्हेन द करंट इन सर्किट सडनली इंक्रीज, डैश स्विच द यूज्ड आर यूज्ड, डैश स्विच आर यूज्ड, माने अभी हमारे घर में कभी कभी विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में धारा बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्विच, एक इक्विपमेंट डिवाइस का यूज करते हैं जो अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। वो कौन सी है? आप लोग जानते होंगे, MCB-T। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं 47 में। ए कॉइल ऑफ एलॉय इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज रजिस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर में किसका कॉइल होता है? नाइक्रोम का होता है। द राइट हैंड थंब नेल इज आल्सो कॉल्ड, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को और नाम क्या है? अगर ये नाम आपको नहीं भी मालूम है तब भी कन्फर्म है। पहला दिया न्यूटन्स लॉ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, न्यूलैंड का नहीं होगा, मेंडलीफ नहीं होगा, एक बच्चा मैक्सवेल कॉर्क्यू लॉ। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। डैश इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, विद्युत नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीटर का, इलेक्ट्रीमीटर। Which of the following scientists invented the rule of electromagnetic induction? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। Which of these following substances contracts on heating? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो तापमान देने पे, ऊष्मा देने पे कंट्रैक्ट होता, सिकुड़ता है, आयतन कम होता? वो है आइस, बर्फ। If pressure increases, melting point of substance decrease, अगर हम दाब बढ़ा देंगे किसी वस्तु का तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है, गलनांक होता है, वो कम हो जाता है, तो डिक्रीज आपका इसमें ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन आप देख सकते हैं? ठीक है, डिक्रीज भी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाई, पानी में, हवा में जो वेपर होता है उसको किस में नापा जाता है? ड्यू पॉइंट बोला जाता है। ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड ऑन द, नेचर में, प्रकृति में जो आर्द्रता होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आ गए। यहाँ पे वेपर्स इन द कंडेंस टू फॉर्म, जो वेपर होती है वो कंडेंस होती है और फॉर्म करती, बनाती है। क्या बनाती है इसमें? आप ऑप्शन देखेंगे, फॉग, कोहरा, धुंध। 56 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इंक्रीज, जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर आते हैं तो उसका आयतन बढ़ने लगता है, इसे बोलते हैं पानी का संगत व्यवहार, आप जानते रहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 57 इन रीजन with a cold climate the aquatic animals can survive at 4 डिग्री सेल्सियस। अभी ठंडे प्रदेशों में
बर्फ के नीचे पानी रहता है, उसमें जो जीव रहते हैं, मछलियां रहती हैं, जलचर रहते हैं, वो फिर भी जिंदा रहते हैं। रीजन क्या है? ऑप्शन देखिए, आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इंसुलेटर, पानी की सतह पर जो बर्फ तैर रही है वो इंसुलेटर होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। बात बराबर है। बी, द हीट फ्रॉम वाटर कैन नॉट ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर, पानी के अंदर जो तापमान वो बाहर नहीं जाता, ये भी बराबर है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असंगत व्यवहार, ये भी बराबर है। डी है ऑल द एबव, माने यही डी आंसर होगा क्योंकि सारे रीजन सही हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज मैक्सिमम, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है? तांबा, चांदी, लोहा, मरकरी, आयरन की, लोहे की होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शेडेड इन आइस अगेन, माने कोई बर्फ का टुकड़ा है, उसको अगर रगड़ करके हम उसका बुरादा बनाते हैं, फिर से चिपकाने पर चिपक जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुनर्हिमायन, रेजुलेशन। ऑप्शन सी। 60, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है? आप इसमें देखेंगे ऑप्शन है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। सी। 61, द ऑपरेटर्स इज यूज टू स्टडी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वो कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग पानी का असंगत व्यवहार का पता लगाने में किया जाता है? वो होता है होप का उपकरण, होप्स ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 62, द हीट इंक्रीज टू रेज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, माने 1 किग्रा पानी का तापमान 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने को कितनी ऊष्मा का आवश्यकता होती है? अब ऊष्मा के लिए यहाँ पर देखेंगे 4180 किलो जूल। अब ये 1 किलो कैलोरी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, आप इस सही इसको किलो कैलोरी करके मान लेंगे। 63, ड्यू टू डैश पेंसिल लुक्स, अगर ये आकृति दिख रही है, पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है, ये क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑप्शन होगा। 64 देखेंगे। अभी यहाँ 64 में एंगल आई इक्वल टू 40, आई का मान कितना? 40 है, तो ई का मान कितना होगा? देखिए, इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे निर्गत कोण, इमर्जिंग एंगल। आपतन और निर्गत इन दोनों कोणों का मान बराबर होता है, इसलिए जब 40 हुआ तो 40 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 65, डैश रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एंड द एंगल 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द स्लैब, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी। जब क्वेश्चन समझ लीजिए, जो प्रकाश की आपाती किरण है उसके और सतह के बीच कोण बनता है 40 डिग्री। अब आप समझे इसको, ऐसे रहेगा, देखो ये है कांच का स्लैब, तो ये एंगल ये है एंगल, ये कोण बता रहा है 40, तो आपको इसका निकालना है। आप ये पूरा जानते हैं 90 है, तो जब आपको 40 दिया गया आपका 50 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए 50। 66, वी सी सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द हॉरिजन बिकॉज, माने सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता है, और यहाँ नहीं लिखा गया, जानते रहे, सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। उसका रीजन क्या है? प्रकाश की किरणों का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। 67, डैश इज द यूनिट ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का। n इक्वल टू दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, n बराबर क्या, इसको स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। अब इसमें स्नेल लॉ देखने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन आपका होगा साइन आई अपान साइन आर, जो साइन आई अपान साइन आर होता है, स्नेल का नियम भी जानते हो। लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज टू सिग्नल सेफ्टली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द डीज टू वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, लाल रंग की प्रकाश का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 700 होता है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट ग्लास, देखो एयर से ग्लास का 2/3 है, फिर पूछा है ग्लास से एयर का उल्टा कर दे, तो उल्टा आप कर दीजिए,
वहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/2 कर दीजिए, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं आपके 71 हो गया, 72। लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, इसके मार्ग में परिवर्तन होता है, विचलन होता है। क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ है? ये है बी। ए रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड वाइल एंटरिंग द लेंस। अगर किसी लेंस में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो वो कितनी बार रिफ्रैक्ट होती हैं? केवल एक बार होती है। ए 73 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब द पॉइंट इनसाइड लेंस आर द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग द पाथ इज कॉल्ड। मानिए वह लेंस का वह कौन सा बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, उसे बोलते हैं प्रकाश बिंदु, ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें कहाँ है? आपका ऑप्शन बी है। वर्चुअल इमेज आर फॉर्म इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O। जब मुख्य फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के ऊपर रखा जाएगा बीच में, तब ऐसा आपका होता है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम। जो मुख्य एक्सिस समांतर दूरियां होती हैं उसको कहाँ से नापते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखेंगे 78। ए स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड। हमारे आइरिस में जो छोटा सा छिद्र होता है जो उसके व्यास को बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? पोपिल, परितारिका, पुतली। फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज। सामान्य मानव नेत्र के लिए नज़दीकी पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला, द इमेज फॉर्म बाई दैट लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल। वो कौन सा लेंस है जिसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल और छोटा होता है? आप इसमें देखिएगा दिया गया है प्लेन कॉन्वेक्स नहीं, बाइक कॉन्वेक्स नहीं, बाइक कॉनकेव। यहाँ पर सिर्फ कॉनकेव होगा तब भी आपको चलेगा, कॉनकेव अवतल लेंस के द्वारा। 81। इन ए रिलैक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई इज। माने सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ नेत्र का जो आपका फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है आपका। ठीक है, चलिए अब आ गए हम 82 में। फॉर ए स्पेसिफिक ग्लास F इक्वल टू 0.5 दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन गिवन टू द स्टूडेंट। माने छात्रों को सिर्फ एक जानकारी दी गई है कि एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ 0.5 है। विच टाइप ऑफ लेंस इज गिवन टू हिम। उसे कौन से प्रकार का लेंस दिया गया है और उसका पावर कितना होगा। तो पहले ये देखिए F इक्वल टू 0.5, ये धनात्मक है। और धनात्मक किसका होता है आप जानते हैं? धनात्मक होता है उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। अब आपको निकालना है पावर। D इक्वल टू होता है 1/F इंटू मीटर। अब मीटर में है ये देखिए, तो 1/0.5 कितना होगा? 2। तो ये उत्तल लेंस और 2 डायोप्टर इसकी शक्ति होगी। कौन है? पहला है। ठीक है, 82 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। इन मायोपिया माने निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती। कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। कैन नॉट सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंस, न तो दूर की और न ही नज़दीक की दिखाई पड़ती है। और चौथा है इसमें कैन नॉट सी नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है नज़दीक की दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें नज़दीक की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए। नज़दीक की
दिखेंगी, दूर की नहीं, दूर की नहीं आपका ये ऑप्शन होगा। ठीक है। 84 84 ड्यू टू elongation and increase in the curvature of eye lens a person cannot see distance object clearly। वो कौन सी चीज है जिसके कारण साफ साफ दिखता नहीं है? किसमें होता है? आपका होता है इसमें कॉर्निया में। इन हाइपरमेट्रोपिया माने दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखती है, नज़दीक नहीं दिखती है। कहाँ है ये? कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, ये कैन सी, ये आपका ए होगा इसमें ऑप्शन 85 में। चलिए 86 में, बायोफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डिफेक्ट। द्विनाभ लेंस का उपयोग किस दोष को दूर करने में किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? प्रेस्बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। टाइम्स लार्जर इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु के आकार को इतने गुना, कितने गुना? 20 टाइम्स। इसका आवर्धन क्षमता 20 होती है। इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस विद द स्मॉल फोकल लेंथ। वो कौन सा दूरबीन है जिसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग होता है? वो होता है कंपाउंड। ब्रॉन्ज इज ए एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज आप जानते हैं ना, कांसा। कांसा किसका मिक्स है? कॉपर विथ टिन। ठीक है। 90 डैश इज ए एलॉय मेड फ्रॉम द आयरन, निकल एंड क्रोमियम। लोहा, निकल और क्रोमियम से बनने वाली मिश्र धातु क्या है? कांसा, ब्रॉन्ज है। डैश इज ए बेसिक ऑक्साइड, इसमें क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? अब यहाँ दिया कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, और क्या है? पोटेशियम का है, सल्फर का है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है जानते रहो, ये उभयधर्मी होता है, माने बेसिक भी होता है और अम्लीय भी होता है। SO2 अम्लीय होता है, CO2 अम्लीय होता है, लेकिन जो पोटेशियम का ऑक्साइड होता है वो होता है क्षारीय। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अभी 92 में यहाँ देखेंगे, आयरन इज क्या है? मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से ज़्यादा है, कि मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा है, कि लेस रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से कम है, लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें बी, मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। नेक्स्ट है 94। अभी हम लोग ने 93 पढ़ा ना, लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। एक मिनट, ये है 94 देखेंगे। इफ कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर रिएक्टिविटी, अगर इसे रिएक्टिविटी के स्तर पर सही से बनाया जाए तो कौन स्तर में आएगा? कॉपर, ये आपका ए। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट द एक्मुलेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ब्रास ड्यू टू कोरोजन। पीतल पर लगने वाली ग्रीन लेयर को रोकने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? आप जाए ये तो बोलते हैं आपका 95 में है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होता है, एंड्राजिंग नहीं होता, टिनिंग का उपयोग करते हैं। याद रखना, तांबे पर और पीतल पर टिनिंग का। क्वेश्चन नंबर 96, इन विल्फ्ली पद्धति, विल्फ्ली टेबल पद्धति में कौन सा नियम काम करता है? ग्रेविटेशन का करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्पोटिक है, माने उभयधर्मी धातु है। अभी 98 में एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज इतना, माने एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिखना है। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर 13 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। 99 द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का केमिकल फार्मूला क्या है? ZnS, ये जिंक ब्लेंड कहा जाता है। ठीक है। अगला एक्सप्रेशन ऑफ द, इतना क्वेश्चन हटा दूँ, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डन बाय दिस एंड दिस, माने जो कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं? उसका निष्कर्षण करते हैं हम भर्जन और कैल्सीकरण। तो क्या है यहाँ? रोस्टिंग एंड कैल्सीनेशन। ये था आपका 100। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, अब 101 में आएंगे।
द कोरोजन ऑफ सिल्वर काजेज ब्लैक लेयर, सिल्वर सल्फाइड का होता है यहाँ पर, ठीक है। जो चांदी की आभूषणों पर काली परत जम जाती है वो सिल्वर सल्फाइड होती है। नंबर 2, द प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन और स्टील, स्टील और आयरन का कोरोजन रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, इसमें हम उसमें गैल्वेनाइजेशन करते हैं, याद रखना। और इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में किसका उपयोग होता है, सांद्र नाइट्रिक एसिड का, याद रखना, अमलगम। द साउंड ऑफ वन मेटल कोलाइडिंग विद अनदर मेक्स नॉइज, अगर एक मेटल दूसरे से धक्का खाता है या चोट करते प्रहार करते तो आवाज़ आती है। तो उस गुणधर्म को, धातु के ध्वनि उत्पन्न करने के गुणधर्म को क्या कहते हैं, सोनोरिटी, ठीक है ना, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 105, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अभी ये क्वेश्चन मिल चुका है, वह कौन सा तत्व है जो सामान्य तापमान पर भी वह पिघली अवस्था में माने द्रव अवस्था में होता है, वो होता है ब्रोमीन, ठीक है। आपका आंसर होगा ब्रोमीन। कहाँ है ब्रोमीन, ये है। आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वह विद्युत दृष्टि से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कंडक्टर होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उदासीन, डैश इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का नहीं है, इसमें ग्रेफाइट नहीं, डायमंड नहीं, कोल नहीं, तो इसमें होता क्या है, इसको जरा देखिएगा, कोल होना चाहिए, ज़रा कंफर्म कर लें इसको। 108, इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, चांदी, सोडियम, जिंक, गोल्ड, गोल्ड होगी, ठीक है। 109 देखिए, फॉर्म से ग्रीन कलर इन द वाटर, पानी में ग्रीन कलर बनाता कौन, कॉपर सल्फेट बनाता है, ग्रीन। टिन इज एलॉय ऑफ, टिन किसका एलॉय है आपका, इसमें टिन इज एलॉय ऑफ, यहाँ तो कोई सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन रॉन्ग। देखिए क्वेश्चन 11 देखिए, व्हेन वन ऑफ द मेटल इज एन एलॉय इज मरकरी, द एलॉय इज, अगर मरकरी के साथ में कोई एलॉय बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड, वह कौन सा मेटल है, वह कौन सा मिनरल है, माने ऐसे सारे अयस्क जिनसे धातुएं निकाली जा सकती हैं, ऐसे सारे खनिज जिनसे धातु निकाल सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं और कहते हैं। अब 113, जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाउंड टू बी लेस देन, किससे लेस होता है ये, यहाँ पर 200। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन 4 होता है, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है, दोहरा बंध होता है। द मॉलिक्यूल मास ऑफ कार्बन कंपाउंड इज स्प्रेड ओवर ए रेंज ऑफ, जो मॉलिक्यूल मास होता है कार्बन का वो कितने से ऊपर चलता है, 10 घाते 1 2 माने 12, आपका ये आंसर सही होगा। 17, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, माने ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में दोहरा बंध पाया जाता है उसे बोलते हैं अल्कीन। अल्कीन का किधर है, ये देखिए पहला ए। 18, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुज स्ट्रक्चर कंटेन ए कार्बन कार्बन ट्रिपल, माने ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में तिहरा बंध पाया जाता है उसको कहते हैं अल्काइन। अब अल्काइन का एग्जांपल यहाँ पर सी है। 118 हो गया हमारा। अब देखिए 119 में, द फेनोमेनन ऑफ विच कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, माने वह घटना को क्या कहते हैं जिसमें कि उनका स्ट्रक्चरल संरचना सूत्र अलग होता है लेकिन उनका अणुसूत्र सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, समअवयवता, समा अवयवता। 20,
फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें साइक्लिक कौन है? इसमें साइक्लिक आपको 120 में आइसोब्यूटेन है, प्रोपीन है, बेंजीन है और बेंजीन आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट 121 वाइल गोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ देयर इज ए राइज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेंबर्स बाई। ये आपका क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है। नेक्स्ट, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज अल्कीन। अल्काइन का फार्मूला क्या होता है आप देखेते हैं। अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। तो आपका यहाँ कहाँ है? ये है आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 123 में। 123 का है इज वन ऑफ दी कंबस्टेबल कंपोनेंट इन LPG। LPG में सबसे तेज जलने वाला घटक कौन सा होता है? इथेन होता है। ठीक है, तो ब्यूटेन होता है, याद रखना। LPG में सबसे तेज ज्वलनशील पदार्थ ब्यूटेन होता है। एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज। रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, लिक्विड। लिक्विड पाया जाता है। 25 जनरली इज कॉल्ड स्प्रिट। इसको स्प्रिट बोलते हैं। एथेनॉल को स्प्रिट नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं 26, 27, 28, 29, 30। ड्यू टू वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम। इसके कारण हम लोग दुनिया भर की जानकारियां घर बैठे ले सकते हैं। वह सैटेलाइट, उपग्रह है, आप टिक कर दीजिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इन द स्टेप ऑफ मून। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। और द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट डैश वाज सेंट टू स्पेस सोवियत रूस। सोवियत रूस के द्वारा 1957 में भेजा जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था। ये ऑप्शन आपका सी होगा। 129 इफ ए स्पेस क्राफ्ट इज टू बी सेंट टू ट्रेवल आउटर स्पेस इस मस्ट हैव मिनिमम वेलोसिटी। अगर एक स्पेस क्राफ्ट आप बाहर भेजना चाहते हैं अंतरिक्ष में, उसकी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन होगा ए। 130 ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP पुणे सेंट ए स्मॉल सैटेलाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माने हमारे देश में एक स्कूल है, वहाँ के छात्रों ने, पुणे में वहाँ के छात्रों ने अपने इसरो की सहायता से एक अब इस सैटेलाइट भेजा था। ठीक है ना, उस सैटेलाइट का नाम क्या था? लूना नहीं, अपोलो नहीं, स्वयं। ये आपका ऑप्शन है। पुणे के इंजीनियरिंग छात्रों ने, विज्ञान के छात्रों ने जो सैटेलाइट भेजी थी उसका नाम था स्वयं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इन द। माने हमारे सबसे नज़दीक कौन सा उपग्रह जो है वह है मून, चंद्रमा, ऑप्शन ए। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप मिलते रहेंगे। और क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक नई वीडियो साथ में, एक नए मैटर साथ में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू सून अगेन।